हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी अंजलि मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्यारे से चैनल सोनी कक्षा में। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब टॉपिक हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया था बच्चों, खत्म किया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ नए टॉपिक्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वो टॉपिक क्या है मैं यहाँ नोट डाउन कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ बच्चों नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? एक्सोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम लोगों ने पढ़ के खत्म किया था। व्हाट इज ऑस्मोसिस बच्चों, किसी को पता है? ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है, मैं तो बताऊंगी ही। बट ऑस्मोसिस आप लोगों ने पढ़ रखा है तो पूरी कोशिश ये कीजिए कि ऑस्मोसिस आप लोगों ने पढ़ रखा है तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और वो आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। बस इतना कहना था मुझे। तो जो ऑस्मोसिस हम लोगों ने पढ़ा, अब ऑस्मोसिस टू टाइप्स के होते हैं। एक्सोऑस्मोसिस, सेकंड है इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस थर्ड क्या है बच्चों, जो थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइपरटोनिक। क्या बच्चों? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। क्या बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो कि हमारा ना कि बायोलॉजी में ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री में भी आता है, आपको मिलेगा केमिस्ट्री में आप लोग को हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने को मिलेगा। जो लास्ट है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्लाज्मोलिसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मोलिसिस। ये भी हम लोग का बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है बच्चों, अब बहुत कम टाइम में खत्म हो जाएगा। बट हाँ, टॉपिक छोटे हैं तो उसको आप अच्छे से डीपली स्टडी कीजिए बच्चों। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारे न्यूक्लियस के बारे में, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनना कंपलसरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले टॉपिक नोट डाउन कीजिए, एक्सोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फोर्थ क्या था? प्लाज्मोलिसिस। एंड फिफ्थ जो है हमारा वो क्या है? न्यूक्लियस। तो हम लोग आज इतने टॉपिक को खत्म करेंगे आराम आराम के साथ, नो जल्दबाजी नहीं बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक को नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक एक को आराम आराम से पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग लेट ना करते हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो क्या है? एक्सोऑस्मोसिस। मैं आप लोग को क्लियर करती हूँ, मोस्टली जो चीजें होती आप लोग ये काम किया कीजिए कि उन चीजों को डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप लोग को उनका मीनिंग अगर पता चल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। मीनिंग निकल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं निकल रहा है तो कहीं से आप उसको देखिए, अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, बट मोस्टली निकल ही जाता है। एक्सो मीन्स क्या होता है बच्चों, क्या होता है? एक्सो मीन्स होता है एग्जिस्ट। क्या होता है? एग्जिट मीन्स बाहर। क्या होता है? बाहर। क्या हो गया बच्चों? बाहर। एक्सो मीन्स होता है एग्जिट, एग्जिट मीन्स बाहर। अब हम लोग डिफिनेशन की बात करेंगे, व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस पूछ सकता है आपसे। तो एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ, एक्सोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ किसका मूवमेंट बच्चों? सॉल्वेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक्सोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउट। देखो मैंने पहले बता दिया आप लोग को, एक्सो मीन्स हो गया एग्जिट, एग्जिट मीन्स बाहर या आउट। तो क्या हो गया बच्चों? आउटसाइड द सेल। हम लोग सेल के बारे में ही तो स्टडी करें ना, हमारे जो चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर का नाम है, उसमें क्या हम लोग मोस्टली सेल के बारे में तो स्टडी करें बच्चों। तो क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। इतनी चीजें आपको समझ में आई? मैम आपने तो इंग्लिश में लिख दिया, जो कि हम लोग इस टाइम पल्ले नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, मैं उसको हिंदी में बता रही हूँ। एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है? एक्सोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। ठीक है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, जो टर्म है वो आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सोऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट का। किसका मूवमेंट बच्चों? तो ये सॉल्वेंट का मूवमेंट है आउटसाइड द सेल। जैसे मान लो ये हमारा सेल हो गया,
ठीक है, तो इसमें कोई सॉल्वेंट है, क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है। तो ये हमारे सेल से क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। तो हम लोग इसको बोल देंगे कि इसका एक्जॉस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट एक्जॉस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा जो चीजें क्या बाहर जा रही है ना, सेल के अंदर से बाहर जा रही है बच्चों, तो इसको हम लोग बोल देंगे एक्जॉस्मोसिस। एक्जॉस्मोसिस में बस इतना ही था और कुछ नहीं बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था बच्चों, इंडोऑस्मोसिस। क्या था, इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस को भी आप डिवाइड कीजिए, ठीक है, डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये क्या, इंडो मीन्स होता है इंटर, क्या होता है बच्चों, इंटर। इंटर मीन्स अंदर, ओके। तो क्या हो गया, ये जो हमारा इंडोऑस्मोसिस क्या है, जस्ट अपोजिट होता है एक्टोऑस्मोसिस का। तो इंडोऑस्मोसिस आप लोग पहले ध्यान से सुनिए बच्चों, नोट डाउन करने में मत बिजी हो कीजिए, ठीक है। पहले आप इसको आराम से सुनिए कि मैम बोल क्या रही है। इंडोऑस्मोसिस इज द movement of endosmosis is the movement of solvent, इसमें क्या होता है, आउटसाइड द सेल, ठीक है, बट इसमें क्या होगा, इनटू द सेल, इनटू द सेल। अब बात करते हैं व्हाट इज इंडोऑस्मोसिस। तो इंडोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा सेल होता है, ठीक है, इसमें भी जो सॉल्वेंट हो और जो इसका सराउंडिंग हो, मीन्स जो भी किसी भी सॉल्यूशन में रखा, कोई भी चीज कहीं भी रखा हो, तो जहां कहीं भी हमारा सेल होगा उसके इर्द गिर्द क्या होंगे बच्चों, वहां भी सॉल्वेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, किसी न किसी सॉल्यूशन में होगा। तो ये भी सेल के अंदर क्या है, सॉल्वेंट भरे हुए हैं। अब क्या होगा, ये सेल के अंदर बाहर से सॉल्वेंट आ रहे हैं, ठीक है, क्या बच्चों, बाहर से सॉल्वेंट क्या करें, इंडोऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल। बाहर से सॉल्वेंट सेल के अंदर आ रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस। तो बस एक्सोऑस्मोसिस एंड इंडोऑस्मोसिस में कुछ खास नहीं है बच्चों। उसमें एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा, कोई भी सॉल्वेंट जो होगा वो क्या करेगा, सेल से बाहर की तरफ जाएगा, क्या करेगा बच्चों, सेल से बाहर की तरफ जाएगा। एंड जो इंडोऑस्मोसिस होता है उसमें क्या होगा कि कोई भी सॉल्वेंट हो वो क्या करेगा, सेल के अंदर आएगा, ठीक है बच्चों, बस इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के, इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। उससे केमिस्ट्री में भी वो आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं अब इसको रब कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को एक्सोऑस्मोसिस एंड इंडोऑस्मोसिस में कोई डाउट नहीं होगा बच्चों, है ना। और आप लोग जो भी मैंने जितना भी क्लासेस पिछला पढ़ा दिया है उसको आप लोग अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है कि जब आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक माइंड में स्टोर रहती हैं, और जब ज्यादा टाइम तक माइंड में स्टोर रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसको धीरे धीरे करके पढ़ें। लेकिन जब चीजें इकट्ठा हो जाती है तो आप घबरा जाते हो कि मैम कैसे होगा, मतलब इतना सारा सिलेबस मैं कैसे खत्म करूं। तो अभी आप लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम है, आई होप, क्योंकि जो ये टाइमिंग चल रहा है मुझे नहीं लगता किसी के दिन भी बड़े हो रहे हैं, ठीक। तो उसमें आप लोग धीरे धीरे करके, इसलिए मैं ज्यादा लॉन्ग टाइम का वीडियो नहीं बनाती ताकि मेरे बच्चों को आसानी से पढ़, मतलब बोर ना लगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्या करें, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या था हमारा, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कुछ नहीं, बस आप मेरी बातों को सुनते जाइए, चीजों को ऑब्जर्व करते जाइए, ठीक है। मैंने बनाया यहाँ पर एक बीकर, क्या बनाया बच्चों, बीकर। इसमें क्या हुआ कि हमने सेल को रख दिया, ये हो गया हमारा सेल, ठीक है। अब बीकर में हमने रखा, बीकर में हमने क्या रखा बच्चों, सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। क्या हुआ बच्चों, हम लोगों ने क्या रख दिया, सॉल्यूशन रख दिया। सेल है, सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, एक टाइप का जो भी सॉल्यूशन ही होता है बच्चों, ठीक। अब ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस क्या होता है, कोई भी चीज हो सॉल्यूशन, जबकि जब भी हम लोग बात करेंगे तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं बच्चों। फर्स्ट हमारा सोल्यूट होता है, ठीक है, और सेकंड जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। क्या होता है बच्चों, फर्स्ट सॉल्यूट होता है एंड सेकंड जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। अब हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जैसे कि कोई भी सॉल्वेंट हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूट को डालते हैं, तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन बन जाता है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो हमारा सोल्यूट होता है वो क्या होता है बच्चों, उसका अमाउंट हाई होता है, क्या होता है, हाई होता है या मोर होता है, ठीक। जो हमारा सोल्यूट होगा इसका अमाउंट हाई होगा या मोर होगा। एंड बात करें सॉल्वेंट की, तो ये हमारा मोस्टली वाटर होता है, क्या होता है बच्चों,
वाटर होता है। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर सॉल्यूट हमारा ज्यादा हो गया, ठीक, तो सॉल्वेंट क्या होगा, लेस होगा, कम होगा ना। दोनों चीजें अगर कोई कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है बच्चों। अब क्या हो गया कि जो सॉल्यूट है वो क्या हो गया, सॉल्यूट का अमाउंट हाई है एंड सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो लेस है। अब ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक, ये हमारा सेल हो गया। तो इसमें क्या होता है, जब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो गया और सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो गया, मान लो यहाँ क्या है, वाटर है, क्या है बच्चों, यहाँ पर वाटर है, यहाँ वाटर का अमाउंट कम है, बट जो हमारा सेल है यहाँ पर वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है बच्चों। तो क्या करेगा, जो हमारा वाटर है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई टू लो, हाई टू लो। यहाँ मैं बना दे रही हूँ वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये बहुत कम है बच्चों, एंड यहाँ क्या हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, तो ये हाई टू लो की तरफ मूव करेंगे। मीन्स जो हमारा सेल का वाटर है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, जो भी बीकर है उसके सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, सेल के अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, मीन्स आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने अभी जस्ट स्टडी किया है बच्चों। आप लोग बताइए कि जब कोई सॉल्वेंट हमारे सेल से बाहर की तरफ मूव करता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, बताइए बच्चों। यस, वेरी गुड, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। वेरी गुड बच्चों, मीन्स आप लोग माइंड मतलब ध्यान से पढ़ रहे हैं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा, जब ये क्या, जैसे कोई बलून हो गया, बलून में आप लोगों ने एयर फिल किया या मान लो वाटर फिल किया आप लोगों ने, तो बलून हमारा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बट जब आप उसमें से वाटर को निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो क्या होगा, बैलून हमारा पिचक जाएगा। तो सेम हमारा सेल हुआ, सेल से जब वाटर आप लोगों ने बाहर निकाल लिया तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा बच्चों, सिकुड़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा सेल होता है वो क्या कर जाता है, श्रिंक, क्या कर जाता है बच्चों, श्रिंक कर जाता है। इसमें सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है बच्चों, अब आप लोग को कोई डाउट, ओके। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या ऐसा सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, हाई होता है, एंड सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है, ठीक। जब सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है तो हमारी सेल क्या करती है, अपने अंदर के वाटर को, मोस्टली वाटर ही सॉल्वेंट होता है बच्चों, तो क्या करेगी, हमारे सेल जो है वो वाटर को बाहर की तरफ मूव कर देगी। जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर का अमाउंट कम है, तो ये हमारी सेल अपने अंदर के वाटर को बीकर में डाल देगी, ठीक है, छोड़ देगी बच्चों। तो फिर क्या हो गया, सेल को जी श्रिंक कर जाएगी, सेल हमारी श्रिंक कर जाएगी, और सेल श्रिंक कर जाएगी तो इस प्रोसेस को वाटर आउटसाइड द, मतलब बाहर की तरफ जब वाटर जा रहा है सेल से, तो उसको हम एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा सेल है वो श्रिंक कर जाएगा बच्चों। तो ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कुछ नहीं बच्चों, बट जस्ट इसका अपोजिट होता है। चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आई होप आप लोग को कोई इसमें डाउट नहीं होगा। थर्ड हम लोग, सॉरी बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग क्या इसके बारे में बात करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या बच्चों, हाइपोटोनिक, जो हमारा नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जस्ट अपोजिट होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, जो हमारा सॉल्यूट होगा वो लेस होगा, जो सॉल्वेंट हमारा जो कि वाटर है ये मोर होगा, ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अभी तक क्या था कि जो सॉल्यूट था, सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन का था, ठीक है, उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम था, तो हमारी सेल ने क्या किया, उसको वाटर दे देगा। बट अब क्या होगा, अब हमारे सेल के अंदर कम होगी पानी, ठीक है। अब सेल के अंदर डिफिशियंसी ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। बाहर जो सॉल्वेंट है वाटर है उसका अमाउंट ज्यादा है, एंड अंदर जो हमारे सेल के अंदर वाटर है उसका अमाउंट कम है बच्चों। तो अब सेल को रिक्वायर्ड होगी वाटर की, तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा, मतलब जो बीकर में रखा हुआ सॉल्यूशन है इसमें जो सॉल्वेंट है वाटर, वो क्या करेगा, इसमें भी हायर टू लोअर ही आ रहा है बच्चों, हायर टू लोअर आ रहा है, बट क्या हो रहा है, अब की बार इनसाइड द सेल आ रहा है। तो इनसाइड द सेल आता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, क्या बोलते हैं बच्चों, गुड, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, इंडोऑस्मोसिस, ठीक।
अब इस प्रोसेस को हम लोग एंडोस्मोसिस बोलते हैं। अब आप लोग के माइंड में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, अब आप लोग बताइए कि सेल के साइज में क्या चेंज आएगा, सेल के साइज में क्या चेंज आएगा बच्चों, उसको वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कोई चेंजमेंट नहीं होगा? क्या होगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। गुड, क्योंकि देखिए आप बलून लिए थे तो इतना छोटा सा था, उसमें थोड़ा सा पानी था तो थोड़ा वो फूला हुआ था, बट आपने ज्यादा अमाउंट में पानी डाल दिया तो वो ज्यादा बड़ा हो गया। सेम हमारे सेल के साथ हुआ। अभी तक इसमें वाटर का वॉल्यूम जो था वो कम था, वाटर का अमाउंट कम था। अब क्या हुआ, जब बाहर से वाटर सेल में आया तो इसमें सेल क्या कर जाएगी, अब की बार स्वेल कर जाएगी, क्योंकि उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा बच्चों। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बस ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होता है, सेल क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती है, सॉल्यूट का अमाउंट लेस होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट मोर होता है। मींस सॉल्वेंट का मींस मोस्टली एग्जांपल आप लोग के माइंड में आना चाहिए कि वो सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, ठीक। बस ये हो गया हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब थर्ड की बात करते हैं हम लोग, जो कि है आइसोटोनिक। देखिए इसका हाइपो मींस होता है लेस। हम लोग यहाँ माइंड में सॉल्यूट को ध्यान रख करके चलेंगे, और हाइपो मींस हो गया लेस, हाइपर मींस होता है ज्यादा, कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मींस को बहुत ज्यादा मतलब टेंशन है, प्रॉब्लम है, ठीक। तो उसी को तो ऐसे हाइपोटोनिक मींस, हाइपो मींस होता है लेस, एंड टोनिक तो सॉल्यूशन हो ही है बच्चों। हम लोग थर्ड की बात करते हैं जो कि हमारा है आइसोटोनिक। उसके नाम से भी क्लियर ही है कि क्या होगा उसमें, अभी मैं बता रही हूँ बच्चों आप लोग को। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग को हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक में एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। एंड थर्ड की बात करते हैं हम लोग, तो वो क्या है हमारा, ये बच्चों आइसोटोनिक। आइसो मींस याद रखिएगा, जब भी आपको बायो में, केमिस्ट्री में कहीं भी आइसो दिखे तो आइसो मींस होता है सेम। क्या होता है बच्चों, सेम या इक्वल। तो यहाँ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा वो सेम होगा या इक्वल होगा। मींस इसमें सॉल्यूट भी, मान लो अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के एंड 10 मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के हैं, ठीक, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर अगर जितना अमाउंट में वाटर हमारे सेल में था उतना ही सॉल्यूशन में था, तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक्सचेंज होगा, वाटर अंदर बाहर आएगा, कोई मूवमेंट इसमें नहीं होगा। इसमें सॉल्वेंट अंदर की तरफ ना जाएगा ना ही बाहर की तरफ जाएगा। इसमें क्या होता है, नो मूवमेंट। क्या होगा बच्चों, नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा खत्म हो गया, हमारा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया खत्म बच्चों। आइसो मींस हो गया सेम, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट एंड सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो इक्वल होगा, बराबर होगा। तो इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन एंड सेल है उसके बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा सॉल्वेंट का। तो बस ये चीज जो है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन बच्चों। क्या था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आप लोग को फिर उसके बाद में मैं आप लोग को प्लाज्मोलिसिस के बारे में बताती हूँ कि व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस बच्चों। तो आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए मैं रिमूव करती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक वो क्या है बच्चों, प्लाज्मोलिसिस। क्या है, प्लाज्मोलिसिस। बच्चों इसके पिछले क्लास में हमने आप लोगों को क्या पढ़ा रखा था, क्या पढ़ाया था बच्चों, इसके पिछले क्लास में हमने आप लोगों को वो पढ़ाया था सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग एंड रिजिड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, कवर करने का काम करता है। एंड थर्ड जो होता है वो सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक। तो उसके 3 फंक्शन मेनली थे। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, पहले इसका डायग्राम में बनाती हूँ। ये हो गया बच्चों कोई सॉल्यूशन, ठीक है। अभी इस सॉल्यूशन का नाम मैं आप लोग को बताऊंगी। ये आपके उन्हीं 3 सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन है, ठीक। फिर ये जो हो गया सेल वॉल, क्योंकि ह्यूमन के सेल में क्या होगा, सेल वॉल पाया जाएगा नहीं बच्चों। एनिमल एंड वायरस को छोड़ करके जितने भी प्लांट थे, बैक्टीरिया थे, फंजाई थे, उन्हीं में क्या था, सेल वॉल पाया जा रहा था। मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था, उसमें एग्जाम्पल लिया था अनवी वाला, ठीक है। अनवी ने अपने पापा से शिकायत की थी अपने भाई की ना, कि पापा ये किसी का बीएफ है ना, तो बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स में क्या थे, सेल वॉल पाए थे। पापा ने बाउंड्री लगा दिया था, तो बाउंड्री लगा तो बेचारा बाहर अंदर आ जा नहीं सकता था, तो बाउंड्री हो गया मीन सेल वॉल हो गया था, ठीक। सेल वॉल तो रिजिड होती है भाई, उसको तोड़ के तो जा नहीं सकता था। तो सेल वॉल
और प्लांट बैक्टीरिया एंड फंजाई में हम लोगों ने याद करा कि उसके पास बाउंड्री मीन सेल वॉल पाया जाएगा। एंड जो हम लोग अनवी जो थी, एन से एनिमल एंड वी आई से वायरस, इन दोनों में कोई बाउंड्री, मतलब अनवी फ्री घूम रही थी, मीन्स उसके पास कोई बाउंड्री नहीं थी, मीन्स सेल वॉल नहीं था। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को वो याद रखना है क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो भी हम लोग स्टडी करते हैं उसमें वो चीजें मिलती रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल अपनी जगह से हिलने वाला नहीं क्योंकि ये रिजिड भी है, नॉन लिविंग भी है। ठीक, अब इसके अंदर पाई जाएगी, सेल वॉल के अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है बच्चों। ठीक है, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाएगा, हम लोग का न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, न्यूक्लियस पाया जाएगा। फिर जो ये हो गया सॉल्यूशन, आप लोग डायग्राम अभी देखिए बच्चों। ठीक है, ये क्या हो गया, जो भी सॉल्यूशन है ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक, इसके अंदर क्या हो गया, सेल वॉल। सेल वॉल में कोई चेंजमेंट नहीं होगा बच्चों, बट जो हमारा क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है बच्चों, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लोग को डायग्राम देखकर ही क्लियर लग रहा होगा कि इसमें साइज क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, सिकुड़ रही है, ऐसे कुछ दिख रहा है। फिर थर्ड हो गया प्लाज्मोलिसिस। आप डायग्राम एक बार समझ लिए ना तो फिर कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है बच्चों। ये हो गया सेल वॉल, ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक, ये तीन डायग्राम आप लोग को देखना है। ये क्या है, सेल वॉल, एंड ये क्या है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये भी सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों। ठीक, ये जो भी सॉल्यूशन रखा हुआ है, मैं पहले आप लोग को प्लाज्मोलिसिस की डिफिनेशन लिखवा दे रही हूँ कि प्लाज्मोलिसिस है क्या बच्चों। तो इसमें देखिए श्रिंकेज ऑफ, आप लोग लिखिए श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब आप लोग की मन में मैम प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हमने तो इसको कभी पहले पढ़ा नहीं है, तो प्रोटोप्लाज्म ही नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे कैसे डिस्कस करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, जो भी हमारा सेल होता है वो उसका लिविंग कंटेंट होता है। अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं बच्चों तो जो भी कंटेंट बचता है वो लिविंग होता है, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। क्योंकि सेल हमारा नॉन लिविंग होता है, अगर सेल वॉल को हम लोग हटाते तो जो भी पार्ट बचता है वो लिविंग होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, उसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये देखिए जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। तो ये सेल वॉल से दूर भाग रही है ना, तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल से क्या हो रही है, दूर हो रही, क्यों हो रही, when he placed in hypertonic solution। ये चीजें ऐसे नहीं होती बच्चों। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस का कंडीशन आपको ऐसे नहीं देखने को मिलेगा, उसमें एक रीजन होता है। ठीक, वो रीजन क्या है कि डिफिनेशन देखिए, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन इट पासेस या व्हेन इट प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब भी अभी मैंने आप लोग को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता था बच्चों, क्या होता था कि सेल हमारी श्रिंक कर जाती है, मोस्टली ये ध्यान रखना। अब ये बात करते हो, हम लोगों ने इसको किस में रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या था बच्चों, लेस था। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो होगा, ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होगा ये अपने सॉल्वेंट को क्या करेगा, बाहर की तरफ रिमूव करेगा। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पर डायग्राम देखिए आप, अभी कंप्लीटली क्या है, स्वेल है। ठीक, तो धीरे धीरे इसमें क्या, ये यहाँ पर थोड़ी श्रिंक हो गई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा श्रिंक हो गई है बच्चों। क्या हो गई, बहुत ज्यादा ही श्रिंक हो गई है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डबल लेयर्ड होती है बच्चों, तो ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा श्रिंक हो गई है। तो इसी प्रोसेस को क्या, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिविंग कंटेंट होता है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इसमें क्या हो गया, श्रिंक हो गया। क्यों श्रिंक होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको किसमें प्लेस किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, नॉट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते तो ये स्वेल कर जाते, बट बच्चों इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये श्रिंक कर जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, इसी फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या होता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, श्रिंक कर जाता है, या प्रोटोप्लाज्म होता है श्रिंक कर जाता है, आगे फ्रॉम सेल से दूर की तरफ हो जाता है, मीन्स सिकुड़ जाता है। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। आई होप आप लोग को ये भी चीज अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों।
तो अब हम लोग लास्ट एक बचा हुआ है न्यूक्लियस, जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते बच्चों, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसको रिमूव करते हैं। बस एक लास्ट टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद हम लोग क्लास करते हैं, क्लास का एंड करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल बोलते हैं इसको। और हम लोग, ये क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है बच्चों इसमें। और ये जो होता है हमारा न्यूक्लियस, इसमें क्या पाई जाती है? न्यूक्लियोलस पाई जाती है बच्चों। क्या पाई जाती है? न्यूक्लियोलस पाई जाती है बच्चों। क्या पाई जाती है? न्यूक्लियोलस पाई जाती है। और इसमें क्या होता है? और ये क्या करता है? डीएनए कंटेन, सॉरी हाँ, इसमें क्या होती है? ये कंटेन करके रखता है डीएनए को। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है? कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। सेल का जो भी कंट्रोल है वो क्या है? न्यूक्लियस। जितने भी सेल के इंफॉर्मेशन है वो सब क्या है? न्यूक्लियस में पाए जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो न्यूक्लियस इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल है। यही सेल में क्या चीजें इंफॉर्मेशन है, क्या मतलब जो भी चीजें है सेल की, यही डिसाइड करता है। ठीक, न्यूक्लियस हो गया, डबल मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियस नहीं लिखेंगे बच्चों। ये क्या करता है? इसमें डीएनए पाया जाता है, ये कंटेन करता है डीएनए। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर डायग्राम। ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो गया बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन की होती है। ठीक, न्यूक्लियस में ये क्या पाए जाते हैं बच्चों? छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। ठीक, क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक, तो उसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पोर पाए जाएंगे बच्चों। अभी आपको समझ में आएगा ये छोटे छोटे पोर्स किस लिए पाए जाते हैं। ठीक, तो ये जो छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं बच्चों आप लोग को, ठीक, ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? 1 2 2 मेम्ब्रेन है, मींस इसको हम लोग बोल देंगे न्यूक्लियर इनवेलप। क्या बोलेंगे बच्चों? डबल मेम्ब्रेन है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक, एंड जो ये हो गया इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूक्लियर पोर। एंड इसके अंदर भी जैसे हम लोग के जेली लाइक सब्सटेंस इसमें भरा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? सेल के अंदर जो पाया जाता है जेली लाइक सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्म। एंड इस न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाएगा जेली लाइक सब्सटेंस, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस। क्या पाया जाएगा बच्चों? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ठीक है बच्चों, तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप, बिकॉज इसमें 2 लेयर्स होती है। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप बोल देंगे। फिर इसमें न्यूक्लियर पोर पाया जाता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। फिर इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। एंड न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। न्यूक्लियर पोर क्या करता है? अगर कोई चीज न्यूक्लियस से क्या करेगी? बाहर की तरफ मूव करेगी, या कुछ चीजें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल है उससे न्यूक्लियस के अंदर आएगी। तो ठीक, तो उसी प्रोसेस के लिए न्यूक्लियर पोर पाई जाती है। न्यूक्लियर पोर की हेल्प से ही जो न्यूक्लियस होता है वो चीजों को बाहर भेजता है या अंदर लेता है। ठीक है बच्चों, तो विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक, एंड न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है? इसको कवर करने का काम करता है, प्रोटेक्शन एक टाइप से प्रोवाइड करता है। एंड न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, जो इसमें राइबोसोम वगैरह बनते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों। ठीक, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल बोलते हैं इसको। दूसरा ये डबल मेम्ब्रेन का होता है, जो कि आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा। एंड थर्ड इसमें कंटेन डीएनए, इसमें डीएनए पाया जाता है बच्चों। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। अब मैं बनाती हूँ इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, इधर मैं बना दे रही हूँ। जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? डीएनए। उसका डायग्राम मैं ऐसे बना दे रही हूँ। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? डीएनए। क्या पाया? ऐसे स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं बच्चों? डीएनए। डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या बोलते हैं बच्चों? डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए आप लोगों ने कहा मैम डीएनए तो हाँ हम लोगों ने सुना, बट आरएनए भी तो कुछ होता है। तो आरएनए क्या होता है? ये जो दिख रही है दो, इसमें डबल क्या है बच्चों? डबल लेयर है, मतलब दो फोल्ड है इसमें, बट जो हमारा आरएनए होता है वो सिंगल फोल्ड होता है। उसमें केवल एक ही वो पाई जाती है, एक ही फोल्डिंग पाई जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है एक ही। बट डीएनए जो वो भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे हम इसमें, डबल वो होता है, हेलिक्स होता है बच्चों, ठीक। डीएनए जो होता है इसमें ये दो थ्रेड्स पाई जाते, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एंड जो आरएनए होगा उसमें सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, तो उसको हम लोग राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसको डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है उसको कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? ठीक, क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए। डीएनए ही क्या करता है? हमारे आंखों का कलर डिसाइड करता है बच्चों। क्या करता है? हमारे आंखों का जो कलर है, ये ब्लैक, हमारी आई ब्लैक है, किसी किसी बच्चों का आप लोगों ने देखा होगा ब्लू होती है, किसी किसी का ब्राउन होता है, ऐसे बहुत से टाइप कलर के, मतलब आप लोगों ने आंखों को देखा होगा, बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर वाली आंखों को आप लोगों ने देखा होगा। तो वो सब कैसे पॉसिबल है? वो आपके डीएनए की वजह से ही पॉसिबल है। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो आपके डीएनए में होता है बच्चों। जैसे किसी के नोज का शेप हो गया, साइज हो गया, या नोज का कलर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो भी डीएनए की वजह से होता है। हमारे जो थंब के, ये थंब का जो वो होता है बच्चों, क्या ही बोले उसको, हाँ थंब का जो ये स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर की स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्या करते हैं, पहचाने जाते हैं, अलग अलग होता है ना लोगों को, जितने भी टाइप के लोग हैं इस अर्थ पे सबका ये थंब का एक्सप्रेशन अलग अलग होता है बच्चों, वो डीएनए की वजह से होता है। तो आई का कलर हो गया। हाँ और एक चीज, आप लोग के जो मोस्टली लोग क्या होते हैं, जो उनका ईयर होता है, ठीक है, तो किसी किसी का अटैच्ड होता है और किसी किसी का फ्री होता है बच्चों, तो वो भी डीएनए की ही वजह से होता है। तो इससे आप लोग को पता चला होगा कि डीएनए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस को कंट्रोल ऑफ सेल बोलते हैं बच्चों, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में होती है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि हु डिस्कवर द न्यूक्लियस? ठीक है बच्चों, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? शायद मैंने स्टार्टिंग या फर्स्ट क्लास में ही आप लोग को बताया था कि जो न्यूक्लियस की खोज है वो किन्होंने की थी? गुड बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन जी ने 1831 में की थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, वो चीजें आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो हमारे डीएनए का क्या क्या काम होता है बच्चों? जो आई का शेप, आई का जो कलर होता है अलग अलग डिफरेंट टाइप, ब्राउन, ब्लू, जो भी, वो डिसाइड करने का काम किसका होता है? डीएनए का होता है बच्चों। अभी आप क्लास 11th में जाएंगे तो और डीपली डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग लेक्चर को दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिए, जितने टाइम्स आप देख सकते हैं देखिए। अगर कोई डाउट हो रहा है बच्चों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको अच्छे से बताने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट बच्चों। तो पढ़िए और मेहनत के साथ पढ़िए।